ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 2। मैंने नासिर भाई को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे तो लगता है ये इन्हीं लड़कों का काम है। कौन लड़के? वही वाजी, शकील और कादर वगैरह। मैंने आपको इनके बारे में बताया था। नहीं ताबश, नासिर भाई ने नफ़ी में सर लाया। मुझे नहीं लगता ये इनका काम है। जिस वक्त ये मामला हुआ वाजी वगैरह अपने घर की छत पर थे। वैसे भी लोगों ने जिन 3 बंदों के बारे में बताया है वो अपने हुलिये से बड़ी उम्र के लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजी वगैरह ने किसी दूसरे से ये काम करवाया हो। मैंने ख्याल ज़ाहिर किया। कर्ब की शिद्दत से मेरी आवाज़ टूट रही थी। अभी क्या कहा जा सकता है? वैसे वाजी के वालिद सराज साहब तो खुद रिपोर्ट दर्ज कराने अब्बू के साथ आए हुए हैं। ये जो दाएं तरफ क्रीम कलर की शलवार कमीज़ में है, नासिर भाई ने एक सेहतमंद शख्स की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले ने कैदे की कार्रवाई करके और हमें तसल्ली तशफ़ी देकर वापस घर भेज दिया। खालू वगैरह के साथ ही उनके घर चला गया। घर का माहौल सख्त अफसरदा था। सरवत की दादी मुसलसल मुसल्ले पर थी और सजदे में गिरी हुई थी। खाला सफ़िया के अभी रो रो कर बुरा हाल था। वो किसी भी उम्मीद अफजा इतला के लिए टेलीफोन से लगी बैठी थी। महल्ले की 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैंने खाला सफ़िया को तसल्ली दी। वो मेरे गले से लग कर सिसकने लगी। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार वाजी और उसके साथियों की तरफ ही जा रहा था। मैंने उनसे मिलना और बात करना चाहता था, लेकिन फिर ये ख्याल भी ज़हन में आता था कि कहीं बिगड़ा हुआ मामला और न बिगड़ जाए। सिर्फ शक की बुनियाद पर वाजी वगैरह पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था। मैंने फ़ोन करके वालदा और चच्ची को भी खाला सफ़िया के घर ही बुला लिया। मैं चाहता था कि वो उनके पास रहें और दिलासा दें। वो रात जिस मुश्किल और कर्ब में गुजरी मैं ही जानता हूँ। मैंने गाड़ी लेकर दीवाना वार सड़कों, पुलिस स्टेशन पर घूमता रहा। मेरे कॉलेज के एक दोस्त ज़ुबैर खान के भाई पुलिस अफसर थे। ज़ुबैर खान से फ़ोन पर बात हुई। उसने कहा आ जाओ, अभी जाकर भाई से मिलते हैं और मशवरा करते हैं। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। मैं खाला के घर से निकला और गाड़ी पर ज़ुबैर की तरफ रवाना हुआ। अभी मैं अंदरूनी सड़कों से निकलकर बड़ी सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि सामने से आने वाले एक रिक्शे की वजह से रफ्तार धीमी करनी पड़ी। जगह थोड़ी थी और मैं चाह रहा था कि रिक्शा आसानी से गुजर जाए। अचानक मेरी निगाह रिक्शे के अंदर बैठी सवारी पर पड़ी और मैं भौंचा रह गया। ये सरवत थी। उसके सर पर दुपट्टा था और दुपट्टे के पल्लू ने 2/3 चेहरे को निकाब की तरह छुपाया हुआ था। मैंने ही सरवत को नहीं देखा, उसने भी मुझे देख लिया। उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नमूदार हुए। मैंने गाड़ी रोक ली। रिक्शा भी रुक गया। मैं दरवाज़ा खोलकर जल्दी सरवत के पास गया। वो रिक्शे से उतरी। रिक्शा भी रुक गया। वो रिक्शे से उतर आई। उसकी आंखों में आंसू दहक रहे थे। सुबह के इन अवलीन लम्हों में ये अंदरूनी सड़क तकरीबन सुनसान ही थी। सरवत मेरे कंधे से चिमट गई और सिसकियों से रोने लगी। मैंने रिक्शे वाले को किराया देकर रुखसत किया और सरवत को लेकर गाड़ी में आ बैठा। सरवत तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, उसने रोते हुए कहा। 1-2 राहगीर ताज्जुब से हमें देख रहे थे। मेरी गाड़ी का रुख बड़ी सड़क की तरफ था। मैंने गाड़ी को इसी रुख पर आगे बढ़ाया और 3-4 मिनट ड्राइव करने के बाद एक चिल्ड्रन पार्क के अकब में रोक दिया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। सरवत आंखें बंद किए मुसलसल सिसक रही थी। मैंने उसका कंधा थपथपाया और तसल्ली बख्श लहजे में कहा, सरवत तुम जिंदा सलामत हमारे सामने हो।
اور اس سے اب بڑی اور کوئی بات نہیں، باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دو وہ کون لوگ تھے جو تمہیں لے کر گئے تھے؟ وہ بدستور روتی رہی۔ اس نے میرے کوئی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ بتاؤ، اگر تمہارے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے تو خاموش رہو۔ میرے لیے یہ خوشی کم ہے کہ میں تمہیں صحیح سالم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ خالو بہت پریشان ہے، تمہارے لیے ایک ایک سیکنڈ ان پر باری گزر رہا ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے لگا وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا بات ہے ثروت، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو۔ اس نے آنسو پونچھ لی اور قدرے حوصلے میں نظر آنے لگی۔ آنسو کے چند گھونٹ بھر کر وہ بولی، مجھے لے جانے والے واجی اور اس کے دوست تھے۔ یہ انکشاف دھماکہ خیز تھا، لیکن میرا مطلب ہے ثروت، وہ خود تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ ناصر بھائی نے بتایا کہ میں اکلا کر رہ گیا۔ ہاں، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کسی سے کرایا۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ ثروت، شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اگلے 5-10 منٹ میں ثروت نے اشک بار لہجے اور رک کر مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ قریباً 8-10 روز پہلے ثروت کے بھائی ناصر کو کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ ان دنوں 2-3 بار ثروت حسب سابق بس میں کالج گئی اور ایک دن بس اسٹاپ پر واجی نے پھر ثروت سے بدتمیزی کی۔ اس نے 2-3 شرمناک جملے کسے، جس کے بعد ثروت بھی طیش میں آ گئی۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا، دھمکایا اور کہا کہ تم گندی نسل سے ہو، اس سے پہلے لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ واجی اپنی ڈبل سلنسر موٹر سائیکل پر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بہتر تھا کہ ثروت اس واقعے کے بارے میں گھر والوں کو یا پھر مجھے بتا دیتی، لیکن یہ سب کچھ پی گئی۔ اس نے امید کی کہ شاید اس واقعے کے بعد واجی کو عقل آ جائے گی اور وہ اس معاملے کو مزید خراب نہیں کرے گا، مگر یہ سب کچھ کام خیال تھا، ثابت ہوا۔ کل صبح ثروت کو پھر بس میں کالج جانا پڑا۔ شاید واجی اور اس کے ساتھی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں تھے۔ جب وہ دوپہر کے وقت کالج سے واپس آ رہی تھی، اچانک 2 ہٹے کٹے افراد نے اسے گھسیٹ کر اسٹیشن ویگن میں ڈال لیا۔ اس کے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھا گیا۔ ثروت کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ ایک نامعلوم کمرے میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ نائلون کی رسی سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک فوم پڑا تھا اور کونے میں الماری رکھی تھی۔ ثروت کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جی متلا رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا اور بند دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور واجی اندر آ گیا۔ اس نے ثروت کو دھکیل کر فوم پر پھینکا، چاقو نکال کر اسے دھمکایا۔ اس کے ساتھ ہی بولا، وہ جتنا مرضی چلا لے، یہاں دور دور تک اس کی آواز سننے والا اور کوئی نہیں۔ ثروت کے ہاتھ رسی کی سخت بندش سے نیلے ہو رہے تھے۔ واجی نے چاقو کی مدد سے رسی کاٹ دی۔ ثروت نے اس کی منت سماجت کی، اس نے سے معافی مانگی، اس سے کہا کہ وہ اسے جانے دے۔ واجی نے جواب میں کہا کہ وہ گندی نسل کا ہے اور اس کا تھوڑا بہت ثبوت دیے بغیر وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ ثروت نے روتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولا، میں بھی تو 1 سال تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہوں، تمہاری منت ترلا کر رہا ہوں، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتی ہو۔ جس کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہو اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں؟ باقی میں نے تمہیں یہاں رکھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن چھوڑنے سے پہلے تھوڑی سی سزا بھی ضرور دینی ہے۔ ان باتوں کے دوران ہی اچانک کہیں آس پاس پولیس گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ واجی کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے لاک کر گیا۔ تاہم وہ ثروت کے ہاتھ دوبارہ نہیں باندھ سکا تھا۔ کسی ساتھ والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ پھر وہ سارے افراتفری میں کہیں چلے گئے۔ ثروت مدد کے لیے زور سے چلاتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس کی گاڑی اسے ڈھونڈے بغیر آگے نہ نکل جائے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ثروت کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔
गाड़ी गालबन आगे निकल चुकी थी। सरवत को मालूम नहीं था कि वो लाहौर में है या लाहौर से बाहर, ये कौन सी जगह है। जब दरवाज़ा पीट कर उसके हाथ जख्मी हो गए और चला चला कर गला बैठ गया तो उसको यूं लगने लगा शायद इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई मौजूद है, बस दम साधे बैठा है। शदीद परेशानी और राज के बावजूद सरवत अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगी। वो मुसलसल सोच रही थी कि उसके कमरे से कैसे निकला जाए। कमरे की इकलौती खिड़की से बाहर आहनी ग्रिल लगी थी और किसी स्टोर नमा तारीख कमरे की झलक नजर आती थी। अटैच बाथरूम एक छोटी खिड़की मौजूद थी और वहां मजबूत आहनी ग्रिल लगी हुई थी। सरवत ने अलमारी खोली, वहां उसे छोटे दस्ते की एक हथौड़ी मिल गई। वो इस हथौड़ी के साथ कमरे की खिड़की की ग्रिल पर ज़रबें लगाने लगी। उसे मालूम था कि वो इस आहनी ग्रिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ताहम उसे उम्मीद थी कि अगर कोई बाहर मौजूद हुआ तो इस हरकत के बाद सामने ज़रूर आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। सरवत ने हिम्मत की और दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी होगी। एक शलवार कमीज़ वाला शख्स राइफल उठाए अंदर दाखिल हुआ। सरवत ने अंधाधुंध उसके सर के पिछले हिस्से पर हथौड़ी की ज़रब लगाई। उसकी एक ज़रब ने ही जवान शख्स को ज़मीन बोस कर दिया। ये कोई पठान चौकीदार था। सरवत उसकी तरफ देखे बगैर बाहर भागी। ये एक फैक्ट्री थी, 3-4 नामुकम्मल बसें यहाँ वहाँ खड़ी थी। सरवत 8 कबाड़ के दरमियान भागती गेट तक पहुँची और बाहर निकल आई। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो GT रोड पर लाहौर के मुज़ाफ़ात में है। यहाँ से खुदा तरस कार वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावी पुल के करीब उतार दिया। वहाँ से रिक्शा पकड़कर वो मेरे पास पहुँच गई। मैंने सरवत की सारी रवादात सुनी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो उसे मनोवन मुझे बता रही है। ये सब कुछ बताते हुए उसकी आंखों में मुसलसल आंसू रवां थे। जब गुंडों ने उसे स्टेशन वैन में डाला तो सरवत के जिस्म पर कई खराशें आई थी। उसकी पिंडलियों से अभी तक खून रस रहा था। उसकी ये खूनी खराशें देखकर मेरा दिल पसीज कर रह गया। मेरी निगाहों में वाजिद उर्फ वाजी का मनूस चेहरा घूमने लगा। जी चाहा कि मेरे पास पिस्तौल हो और मैं उसको गोलियों से छलनी कर दूं। शदीद तैश के आलम में मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। बदन लर्जता था, सीने में धड़कन के गोले फटने लगते थे। दिमाग बहुत कुछ कर जाने को चाहता था मगर जिस्म साथ देने से इनकार कर देता था। इस वक्त भी कुछ यही आलम था। हमारी गाड़ी में बैठे 15-20 मिनट हो चुके थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके वापस घर की तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद हम घर के अंदर थे। सरवत को देखकर घर में तहलका मच गया। खाला सफिया ने उसे गले लगा कर पेंच लिया और तशक्कर के आंसुओं से भगोने लगी। बाकी अहले खाना भी शदीद हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में थे। सरवत को अंदर कमरे में पहुंचाया गया। उसे पानी वगैरह पिलाया गया ताकि वो नॉर्मल हालत में आ सके। कमरे में हजूम ज़्यादा हो गया था। खालू जान के कहने पर बाकी अफराद बाहर निकल आए थे। सिर्फ खाला सफिया, नुसरत, अम्मी और चची वहाँ रह गई थी। ड्राइंग रूम में जाकर मैंने खालू, नासिर भाई वगैरह को तफसील बताई कि सरवत के साथ क्या हुआ है और वो किस तरह शाहदरा के करीब एक फैक्ट्री से भागकर यहाँ पहुँची है। ये इंकशाफ सब के लिए तकलीफ दे था कि ये इसी महल्ले के रहने वाले बाजी और कादर वगैरह का काम है। नासिर भाई एकदम आग बगोला नजर आने लगे। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ उस बदमाश की तरफ, उसे लाश बनाकर ही वापस आऊँगा। वो पिस्तौल लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़े। हम सब ने बमुश्किल रोका। खालू जान ने कहा, खुदा का शुक्र है हमारी बच्ची सही सलामत वापस आ गई है। अब हमें कानून को अपने हाथ में लेकर मामले को ख़राब नहीं करना चाहिए। हम जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। हम अभी थोड़ी देर में थाने जाते हैं। खालू जान ने 1-2 जगह फ़ोन किए। मैंने भी अपने दोस्त ज़ुबैर को बुला लिया। हम थाने में पहुंचे और मुतलका थानेदार अशरफ साई को मुकम्मल तफसील के साथ सारी बात बताई। थानेदार ये सब कुछ सरवत की ज़बान से सुनना चाहता था। सरवत का बयान लेने के लिए वो इसी वक्त हमारे साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, जनाब अभी वो शाक हालत में है,
اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، اس دوران میں آپ اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ آپ کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر مجھے قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا ہے۔ کارروائی مغویہ کے بیان کے بعد ہی شروع ہوگی۔ مجبوراً ہمیں تھانے دار اشرف سائی کو گھر لے جانا پڑا۔ میں اس کے پہنچنے سے 10-15 منٹ پہلے ہی گھر پہنچ گیا اور سرورت کو بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ تھانے دار کے آنے کے بعد بھی میں، خالو جان اور ناصر بھائی کمرے میں موجود رہے۔ بات کرتے ہوئے سرورت کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ بہرحال اس نے وہ سب کچھ تھانے دار اشرف کو کے گوش گزار کر دیا جو 2-2.5 گھنٹے پہلے مجھے بتایا تھا۔ تھانے دار اشرف سائی نے پوچھا، آپ نے واجد عرف واجی کو خود دیکھا ہے، مگر اس کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں جی، میں قادر اور ایک دوسرے لڑکے شکیل کی آواز اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ تنگ تو آپ کو واجی کرتا تھا، دوسرے لڑکوں کی آوازیں آپ کیسے پہچانتی ہیں؟ میں نے کہا جناب، آپ وقت ضائع کرنے والے سوال کر رہے ہیں، وہ دونوں خبیث بھی واجی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ سب ایک ٹولی کی شکل میں تھے۔ تھانے دار اشرف نے گور کر مجھے دیکھا، تو جب لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو آپ آس پاس ہی ہوتے تھے؟